हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तक्षशिला 2020। कल जो हमारी प्रीवियस वीडियो नेशनल इनकम पार्ट 1, उसमें हमने नेशनल इनकम के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जीडीपी एमपी से आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के मेथड बताए थे। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो यानी कि कल वाली वीडियो को नहीं देखा, वो ध्यान से इस वीडियो को देख लें, तभी आपको जो ये कंसेप्ट हैं जो आज हम करवाने जा रहे हैं तभी क्लियर होंगे। उसमें आपको जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम में कन्वर्ट, और आपको बताया था टेक्निकली हम नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट उससे लिखा जाता है, मतलब उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद जो मेन आपके सीबीएसई बोर्ड में ओनली फर्स्ट 8 फॉर्मूलाज जो कल हमने वीडियो में डिस्कस किए थे वो थे, लेकिन एचबीएससी बोर्ड में इसके अलावा 6 मेथड्स और दिए गए हैं। तो लगभग जो पीछे वाले जो 6 मेथड है उनमें से ही मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम आज क्लियर करेंगे। तो उसमें मेनली था नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, और डिस्पोजेबल को हिंदी में यानी कि प्रयोज्य वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, यानी कि टोटल इनकम हमारे पास कितनी है खर्च करने के लायक, और हम किसकी निकाल रहे हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, एनएनपी एनपी लेना और उसमें दूसरे देशों से मतलब नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आ जाएगा, यानी कि दूसरे देशों से जो भी हस्तांतरण इनकम बोला जाता है। हस्तांतरण इनकम मेनली ट्रांसफर इनकम उसको बोला जाता है जो मतलब वन साइडेड होती है, यानी कि इसके बदले में आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, यानी कि दूसरे देशों से जितनी भी पेमेंट आई है वो आप प्लस कर दोगे, और जितने दूसरे देशों को हमारा पैसा गया है इंडिया से ट्रांसफर किया है वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये प्रयोज्य आय आ जाएगी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब एक देश के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए। तो उसको निकालने के लिए एनएनपी एमपी पे कल आपको बताया था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसको लेके उसमें हम नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वो ऐड कर देंगे, उससे हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचबीएससी बोर्ड में और जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात बोलेंगे, और इसको हम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी बोल देते हैं, सेम माना जाएगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी हो सकता है और ओनली नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी हो सकता है। इसको हिंदी में हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बोलेंगे, नहीं तो निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय या शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है। तो इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट का कल बताया था आपको, शुद्ध राष्ट्रीय आय किस पे, बाजार कीमत पे, प्लस हस्तांतरण आय आती है जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब शेष विश्व से जो हस्तांतरण आएगी वो उसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। अगर ये आपको माइनस में दी हुई है तो आप इसको माइनस कर दोगे, जो भी आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो भी फिगर आपको दी हुई है प्लस या माइनस में उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। इसके बाद जब हम ग्रोस की बात करेंगे, ग्रोस में आपको बताया था कल भी डिफरेंस, ग्रोस और नेट के बीच में जो डिफरेंस होता है, नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू ग्रोस कहलाती है। अगर इसी प्रकार ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो वो वैल्यू आपकी नेट आ जाती है। लेकिन हम इसमें पूरे नेशनल की बात कर रहे हैं तो इसकी जो नेट वैल्यू है उसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था मतलब पूरा इकोनॉमी है उसका जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड करेंगे। इसको बोला जाता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये पूरे इकोनॉमी का डेप्रिसिएशन है और इसको हम हिंदी में पुनर्स्थापन लागत ये बोला जाता है। मतलब
एक इकोनॉमी में जितनी संपत्तियां हैं उसको रिकवर करने की, मतलब कितना हमें लॉस हुआ है वो आपको, यानी कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या पुनः स्थापन लागत, इसको बेसिकली आपने लिखना हो। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूरी इकोनॉमी की जो डेप्रिसिएशन है उसको बताओगे, जहाँ पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जितना भी हादसा होता है संपत्तियों का, उसको रिकवर करने की जो कॉस्ट होती है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। उसको हम क्या कर देंगे, जो नेट डिस्पोजेबल इनकम है उसमें प्लस करते ही आपके पास ग्रोस। ये हमारा 9th और 10th 2 मेथड है उसमें HBSC की बुक में, तो उससे हम आराम से इनको यानी कि निकाल सकते हैं। इसके बाद जब आपको ये मेथड कवर हो गए, उसमें हम हमारे मेन क्वेश्चन है, कई बार बहुत बार पूछ लिया जाता है आपकी प्राइवेट इनकम, निजी आय और पर्सनल इनकम के बीच में, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोनों के बारे में। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जो ऊपर वाला टॉपिक आपने अभी किया है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इन दोनों में से, इसलिए ये मेन कंसेप्ट है, वो आपको तभी आएंगे जब हमारी जो पुरानी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने बताया था कि आपको NDPFC, NNP सारे मेथड बताए गए हैं उसमें कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए आपको प्राइवेट इनकम निकालनी है तो उसके लिए आपको पहले प्राइवेट सेक्टर की इनकम चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकालने के लिए आपको पता है कि इनकम में 2 सेक्टर मेन माने जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो टोटल इनकम में जो हमारी दी हुई उसमें हम गवर्नमेंट सेक्टर की जो इनकम वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, सिंपल है। और इसमें जो आपको पता है NDPFC से हमने क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो डिपार्टमेंटल सेक्टर है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल सेक्टर है, उनकी इनकम को लेस कर दिया जाएगा और माइनस कर दिया जाएगा सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट। हिंदी में इसको कन्वर्ट करें, डिपार्टमेंटल को विभागीय बोला जाता है, उनकी जो संपत्ति से आय होती है उसको लेस कर देंगे, और दूसरा जो हमारी बचत होती है नॉन डिपार्टमेंटल की, उसको भी यानी कि माइनस कर दिया जाएगा। अब आपको डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंटल सेक्टर क्या होते हैं, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, यानी कि फुल गवर्नमेंट का उन पे कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे, पोस्टेज, इसकी मतलब मिनिस्ट्री होती है, आपको पता है रेलवे मिनिस्टर होता है, तो डायरेक्ट है जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो उनके अंडर होता है, उसकी जो इनकम होगी वो लेस कर देंगे। नॉन डिपार्टमेंटल में बेसिकली कंपनीज आती हैं, जैसे एयर इंडिया, ये है हमारे नॉन डिपार्टमेंटल में आती हैं, उसकी जो सेविंग है वो हम लेस कर देंगे, तब आपकी जो क्या है प्राइवेट सेक्टर की आ जाएगी, किसके थ्रू, NDPFC। इसको लिखा होगा निवल घरेलू उत्पाद किस पे, कारक लागत पे। आप इसकी फुल फॉर्म बना सकते हैं, आपको बताया गया है। जो स्टार्टिंग में N होता है वो नेट को रिप्रेजेंट करता है, D डोमेस्टिक को, P प्रोडक्ट को, एट फैक्टर कॉस्ट। जो हमारी पुरानी वीडियो है उसका लिंक वीडियो में नीचे दिया हुआ है, वहां पे आप लिंक में जाके हमारी जो वीडियो उसको आप देख सकते हैं, तभी आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। और कल वाली वीडियो में बताया था, मैं बार बार बता रहा हूं, आप हमारी वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और फिर आपको ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल इजी लगेगा। और ये आपको HBSC बोर्ड में मिनिमम है जो 10 मार्क्स का ये आता है। इसके बाद जब हम प्राइवेट इनकम को निकालेंगे, प्राइवेट इनकम को निकालने के लिए इजी है हमारे लिए, आपको NDPFC से
प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकल लेनी पड़ेगी पहले, क्यों प्राइवेट इनकम ले रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर की आगे थी एनडीपीएफसी से। उसके बाद डी को हम चेंज कर लेंगे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड की जो इनकम है वो ले लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, करंट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दूसरे देशों से जो पैसा आया वो भी, प्लस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, ट्रांसफर पेमेंट यानी कि इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, दोनों का पैसा लिया जाएगा इसमें। जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, दूसरे देशों से जो पैसा आया है हस्तांतरण इनकम का वो भी, और जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया है वो भी, और प्लस में इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, जो राष्ट्रीय ऋण है हमारा उसका भी जो इंटरेस्ट है, ब्याज, हमने गवर्नमेंट को जो पैसा दे रखा है उस पे मान लो जो ब्याज आएगा वो भी हमारी इनकम है, और वो भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर की इनकम मानी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, जो हमको पूछा गया है पहले प्राइवेट सेक्टर की इनकम पूछी गई है एनडीपीएफसी से, आप डायरेक्टली एनडीपीएफसी उसमें से क्या करोगे, गवर्नमेंट सेक्टर की जो इनकम है उसको लेस कर दो, यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की जो सरकारी सेक्टर है उसकी इनकम को लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इनकम बचेगी वो प्राइवेट सेक्टर की, कि हमने बताया कि 2 सेक्टर होते हैं मेनली, प्राइवेट और गवर्नमेंट। उसके बाद एनडीपीएफसी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड डी से एन बढ़ाने के लिए, और कितना पैसा आया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, फ्रॉम गवर्नमेंट से, और जो हमने ब्याज पे पैसा दे रखा है नेशनल डेब्ट उसका इंटरेस्ट कितना बनता है वो भी हमारी इनकम में प्लस हो जाएगा। ये आपकी प्राइवेट इनकम है। अब आपके दो बेसिकली छोटे छोटे कंसेप्ट रहे हैं, वो है आपकी पर्सनल इनकम कितनी है। पर्सनल इनकम के लिए आपको बताया है कि प्राइवेट इनकम है, तो हमने मेन प्राइवेट इनकम इसीलिए निकाली थी कि पर्सनल इनकम निकालने के लिए प्राइवेट इनकम की जरूरत पड़ती है। उसमें से गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो टैक्स पे करता है, और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट वो बांटते नहीं है, वो क्या है उनके पास ही रहता है, कंपनियों के पास, वो इनकम में से लेस हो जाएगा। मान लो जो इनकम होगी, जिस इनकम को हमने टैक्स के रूप में दे दिया गवर्नमेंट को, और जो कंपनियों ने अपने पास इनकम सेव करके रख ली, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है, उसको इनकम में से माइनस कर देते हैं, वो हमारी पर्सनल इनकम है। प्राइवेट इनकम निजी आय, ये निगम कर होता है, कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को अवितरित लाभ बोलते हैं। जब दोनों इसमें निजी आय में से लेस कर दिया जाएगा, मतलब घटा दिया जाएगा, तो आपकी पर्सनल इनकम आ जाएगी। इसके बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बोला जाता है। प्रयोज्य का मतलब बताया था आपको, कितना पैसा है जो हम यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो पर्सनल इनकम है, इसमें से हमने वो सोर्सेज लेस करने हैं जो हमारी इनकम को कम करते हैं। आपको पता है हमारी इनकम को कौन सा कम करता है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपको बताया था, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट का मीनिंग हमने कल कर लिया था, जो हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी पर्सन पे। डायरेक्ट टैक्स को प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। इसको हम किसी पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब टाल नहीं सकते। जो जिसकी इनकम होगी उसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। लाइक इनकम टैक्स, आयकर, वो जिस पर्सन की इनकम होता है उसको पे करना पड़ता है, इसलिए इनकम में से उसको माइनस कर देंगे। और जो लास्ट में फीस और फाइन जो भी हम गवर्नमेंट को देते हैं, वो भी हमारी इनकम में से लेस होगा। ये हमारी जो पर्सनल इनकम यानी कि डिस्पोजेबल इनकम है, जिसमें हम व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर और फीस और फाइन को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बेसिकली इतने ही कंसेप्ट हैं हमारे, जो मेनली HBSC की जो बुक है +2 की, और जो हमारे बेसिकली एग्जाम है उनमें इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बेसिकली आपकी जो नेशनल इनकम है और उनमें से आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उनमें से पता होना चाहिए कि ये नेशनल इनकम है, टेक्निकल मैनर में इस प्रकार बोला जाता है। आपने इन टॉपिक्स को रीड करना है, बार बार रीड करना है, तब जब तक आपको ये पूरी तरह अंडरस्टूड ना हो जाए। और जो हम इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम थोड़े बहुत इन कंसेप्ट पे बात करेंगे, और उस बात करेंगे हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। वहां पे जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें जितने भी टॉपिक किए थे उनकी जरूरत पड़ेगी। जो आज वाली वीडियो है उसके टॉपिक मेनली इन्हीं क्वेश्चन के लिए हैं।
जो फर्स्ट वीडियो है उसकी बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब भी हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के तीनों मेथड की बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको कोई भी मिस्टेक लगी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको बार बार बता रहे हैं, आपका मोटिवेशन ही यानी कि आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करेगा, जिससे हम मोटिवेशन होंगे न्यू वीडियो बनाने के लिए और बेटर तरीके से। इसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बार बार इन वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें। क्योंकि आपको जब लगेगा कि ये इतना मुश्किल टॉपिक है नेशनल इनकम, बच्चे तो कई बार इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, कहते हैं हम ये टॉपिक नहीं करेंगे, लेकिन बार बार उन पे प्रेशर डाला जाता है कि ताकि वो ये कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी मार्क्स का जो टॉपिक आता है। इसलिए आपके लिए भी यही राय है कि बार बार इस टॉपिक को करिए, बार बार हमारी वीडियो देखिए और इसके बाद भी आपको लगे 20 वीडियो से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें उन यानी कि कमियों को है वो सुधारा जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और कमेंट करते रहिए और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।